हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट विद सरिता। अगर आप हरियाणा सीईटी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी कवर करेंगे और हमारा टारगेट है 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करना। और आज इस सीरीज़ का डे 9 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्लासेस का अपडेट आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 130 से स्टार्ट करेंगे। 129 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो क्वेश्चन है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन ये क्या होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं वो या तो लायबिलिटीज से आए हैं या फिर ओनर्स इक्विटी से। जो भी एसेट्स हैं कंपनी के पास वो एसेट्स या तो परचेज किए गए हैं कहाँ से, लायबिलिटीज से, बाहर से लोन लेके, या फिर जो ओनर्स के पास से जो कैपिटल है, ओनर्स की जो इक्विटी है, उन पैसों से इन एसेट्स को परचेज किया गया है। इसका मतलब ये है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करती है अकाउंटिंग इक्वेशन को एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी स्पेंट ₹1 lakh एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप्स अब्रोड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि डायरेक्टर है वो फॉरेन कंट्री में गया और फॉरेन कंट्री में जब गया तो उसका जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, तो ट्रैवलिंग जो एक तो वो फॉरेन जो कंट्री में गया वो गया था कि जो कैपिटल एसेट्स है उसको परचेज करने के लिए, और परचेज करने के लिए जब वो फॉरेन कंट्री में गया तो कुछ जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी हुए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर माने या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या ट्रीट किया जाएगा इन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इसलिए कैपिटल माने गए हैं क्योंकि जब कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो एसेट्स को परचेज करने से रिलेटेड हो, जब भी कोई ऐसा एक्सपेंस होता है जो कैपिटल एसेट्स है उसको एक्वायर करने के लिए किया जाता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। और ये जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं ये भी एसेट्स परचेज करने से ही रिलेटेड हैं, इसलिए ये भी एसेट्स की कॉस्ट में ही ऐड होंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनल कॉस्ट है ₹1,26,000 और सल्वेज वैल्यू है 6,000। व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर यूजिंग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड इफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर इज 5,000 एंड टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन वाज 50,000। तो क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है जो 1,26,000 है और साल्वेज वैल्यू बची हुई है वो है 6,000 रुपये, और सेकेंड ईयर में जो यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो 5,000 यूनिट्स हैं और टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स हैं प्रोडक्शन की वो 50,000 हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको यूनिट प्रोडक्शन मेथड से सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन मेथड से। सबसे पहले तो हम इसमें इसका डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालेंगे। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट है उसमें से इसकी साल्वेज वैल्यू माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट कितनी है? 1,26,000 और इसकी साल्वेज वैल्यू है 6,000। तो डेप्रिशिएबल जो वैल्यू है वो एसेट्स की वो है 1,20,000। उसके बाद डेप्रिशिएशन पर यूनिट निकालेंगे। तो टोटल जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है वो 50,000 यूनिट्स का हुआ है और डेप्रिशिएबल अमाउंट है 1,20,000। तो 1,20,000 को टोटल जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इस मशीन से, तो वो 50,000 यूनिट हैं। और इससे डिवाइड करने पे
पर यूनिट की कॉस्ट निकल आएगी कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितनी सेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो ये आ जाएगा आपका 2.4 पर यूनिट। इतना खर्चा आता है एक यूनिट बनाने में। और टोटल सेकेंड ईयर में यूनिट बनाई है 5000, तो इसको मल्टीप्लाई 5000 से कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा 12,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉजेज फॉर द डिफरेंस बिटवीन। मीन्स जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो क्यों बनाया जाता है, वो क्या डिफरेंसेस ढूंढने के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कैश बुक है, तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम होगा, कैश बुक का बैंक कॉलम है और जो बैंक पासबुक का कैश कॉलम है। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस हो जाते हैं, इनके बैलेंस मैच नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं मैच कर पाते, उनकी क्या रीज़न होते हैं, क्या कारण होते हैं। तो उनका रीज़न सबसे बड़ा होता है, जैसे हमने यहाँ से कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया चेक इशूड, यहाँ से चेक इशू कर दिया, तो हमने कैश बुक को उतने अमाउंट से यहाँ से लेस कर दिया, लेकिन वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में। तो बैंक बैलेंस सेम है, लेकिन हमने यहाँ से कैश बुक का बैलेंस माइनस कर दिया। इस कारण से भी डिफरेंस हो सकता है। या फिर जैसे कैश बुक में हमने चेक डिपॉजिट दिखाया, जिससे हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक में अभी तक बैंक ने उसको अभी तक क्लियर ही नहीं किया है, तो पेमेंट बैंक के पास आई ही नहीं है। तो बैंक का जो बैलेंस है वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये कुछ रीजंस होते हैं कि आपका जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है उसके अमाउंट में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली यूजिंग एस्टिमेशन इज टर्म एज। मीन्स ऐसी लायबिलिटी जिसका जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है कि वो फ्यूचर में क्रिएट तो होगी ऐसी लायबिलिटी, लेकिन उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कि कितने अमाउंट से वो लायबिलिटीज़ आएगी, फ्यूचर में क्रिएट होगी, लेकिन उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। जैसे कि अराउंड शायद 50,000 अमाउंट के आसपास हमारी वो लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में। तो उस लायबिलिटी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम प्रोविज़न। जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्रिएट करते हैं हम कि लगभग 10% ऐसे डेटर्स हैं जो लास्ट में जाके डिफ़ॉल्ट करेंगे पेमेंट के टाइम पे, उनसे कैश रिसीव नहीं होगा, कुछ ऐसे डेटर्स हैं। तो हम एस्टिमेशन कर सकते हैं उन लायबिलिटीज़ का, लेकिन हम एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो नहीं बता सकते कि इतने ही 10% ही जो डेटर्स हैं वो बैड डेट बनेंगे। तो एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता होता, लेकिन उसके लिए हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स राइट ऑफ इन इक्वल प्रपोर्शन ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ। मीन्स डेप्रिशिएशन का वो कौन सा मेथड है जिसमें हर साल सेम अमाउंट मतलब इक्वल अमाउंट से डेप्रिशिएशन लगता है। तो इसका तो राइट आंसर है वो सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM मेथड है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से जब भी डेप्रिशिएशन लगता है तो हर साल जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट है वो इक्वल अमाउंट से चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश बट ट्रीटेड एज डैश ऑन ऑफ अकाउंट। मीन्स कैश बुक टेक्निकली एक सब्सिडरी बुक है, ठीक है, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, लेकिन उसको ट्रीट किया जाता है एक प्रिंसिपल बुक के जैसे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश बुक एक सब्सिडरी बुक आती है, प्राइमरी बुक नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में फिर भी इसको प्रिंसिपल बुक भी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसमें जो कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको डायरेक्टली रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय। मीन्स जो इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको इशू कौन करता है, कौन इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को? ICAI,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं ये इंस्टीट्यूट इशू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड अलॉटेड 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन ऑफ 14,000 रिसीव्ड। मतलब कंपनी एक्स है, उसने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन एप्लीकेशन 14,000 के लिए आ गई, तो मीन्स ओवर सब्सक्राइब हो गई। ये क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ये। तो कंपनी उन जो 14,000 एप्लीकेंट्स हैं उनको शेयर्स प्रो राटा के बेसिस पे अलॉट करेगी। प्रो राटा अलॉटमेंट यहाँ पे लगेगा। एप्लीकेशन मनी है 2 रुपये है। मिस्टर विनीत एक एप्लीकेंट है, मिस्टर विनीत, उसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कितने शेयर्स के लिए? 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। फाइंड द शेयर्स अलॉटेड। तो इस जो ये एप्लीकेंट है मिस्टर विनीत, इसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं। एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड, जो भी इसके पास से एक्सेस मनी आई थी, मतलब मिस्टर जो विनीत है इसने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसको शेयर्स मिले नहीं थे, सिर्फ इसने एप्लीकेशन भेजी थी 420। तो इसको सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इसको कितने शेयर्स अलॉट किए कंपनी ने। अलॉटेड शेयर्स हम इसके कैलकुलेट करेंगे। तो अलॉटेड शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर 10,000 शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने और 14,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5:7 रेशियो में कंपनी ने शेयर्स को अलॉट किया है, कि जिसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको केवल 5 शेयर मिले हैं। इस तरह से हमने उसका रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अगर मिस्टर विनीत ने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो इस पर हम ये रेशियो लगा देंगे 5:7, कि अगर इसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो इसको मिले 5 शेयर, और अगर 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो इसको कितने शेयर्स मिले होंगे? 300 शेयर्स इसको अलॉट किए हैं कंपनी ने। ठीक है, 300 शेयर्स इसका ये है राइट आंसर, 300 शेयर्स। अब इसने जो एप्लीकेशन मनी पे की थी तो 420 शेयर्स पे की होगी। 420 इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी है? 2 रुपये। तो टोटल इससे कितनी एप्लीकेशन मनी मिली थी? इससे मिली थी 840 रुपये मिली थी। लेकिन जब इसको शेयर्स ही अलॉट कितने किए गए हैं? 300 शेयर। तो कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मनी लेनी चाहिए थी इससे? 600 रुपये, और रिसीव कितनी की है? 840 रुपये। इसका मतलब जो 240 रुपये हैं ये एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुआ है कंपनी को, तो इसको कंपनी एडजस्ट करेगी अगेंस्ट अलॉटमेंट। इस एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इसको अगेंस्ट अलॉटमेंट एडजस्ट कर देगी कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेस्ट वेदर सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड टू द ऑडिटर शुड सैम्पल फ्रॉम। मीन्स जो सेल्स इनवॉइस है वो ऑडिटर के लिए एक सेल्स ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड माना जाता है, जो कि कंपनी ने कितने सेल्स ट्रांजैक्शन किए हैं। किससे पता लगेगा? ऑडिटर को। ऑडिटर को पता लगेगा जितने जो भी सेल्स इनवॉइस हैं कंपनी के पास, उन्हीं से ऑडिटर चेक करेगा कि कंपनी की कितनी सेल हुई है। इसलिए ऑडिटर हमेशा इनवॉइस को चेक करता है, सेल्स इनवॉइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। चलिए, थैंक यू।